हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई शानदार वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं जिस टॉपिक को मार्केट में कोई नहीं छेड़ रहा। स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, मतलब आज जो है एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी जेब अलाउ करती है कि वो कुछ पैसे पे जो है रिस्क लेके उस पैसे को ग्रो कर सकता है। बट समहाउ उसको ये डर लगा रहता है कि क्या इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा, मेरे को टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। बट स्टॉक मार्केट के बारे में वो कुछ कुछ सीख भी लेता है, जैसे यूट्यूब वीडियोस देख के सीख लेता है। बट द मेन रीज़न इज उसको टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट टैक्सेशन इन इंडिया। कितने प्रकार के क्या टैक्सेस होते हैं एंड कैसे उनको फिल किया जाता है, कैसे उनको लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आज ये सब के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, हम कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारे पास जो टैक्स लगता है ये सभी के अंदर लगता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इक्विटी। इक्विटी के अंदर हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाती है। उसके बाद इंट्राडे के बाद हमारे पास एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आ जाती है, जिसको हम 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं किसी भी स्टॉक्स को, राइट। उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आ जाती है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं मोर देन 1 ईयर, राइट। उसके बाद एफएनओ आ जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके बाद कमोडिटी मार्केट आ जाती है। कमोडिटी मार्केट में हमारे गोल्ड, सिल्वर, राइट, एंड क्रूड ऑयल्स एंड ऑयल्स को जो है हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग में आपका एक सिंपल सा टैक्स लगता है। जब आप किसी भी स्टॉक्स को, किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन को या कमोडिटी को खरीदते हो, तो एक सिंपल सा हमारे पास टैक्स निकल के आता है, दैट इज़ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। ये स्टॉक्स में भी लगता है, म्यूचुअल फंड्स में भी लगता है, ETFs में भी लग सकता है, राइट। ये जस्ट लाइक ए मेंटेनेंस टैक्स होता है। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जो है अपने स्टॉक्स को खरीद बाय सेल करते हो, बिहाइंड द सीन हमारे पास 2 ही स्टॉक एक्सचेंज निकल के सामने आते हैं। एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSC एंड द BSC। इन दोनों में जो आपके ट्रेड्स चलते हैं, बाय सेल होती है स्टॉक्स की। ये ही दोनों उन स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए, उनका लिस्ट बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए कि आप पर्सन ए हो तो पर्सन ए के नाम पे रिलायंस के लेट से 50,000 स्टॉक्स पड़े हैं। इन सबको मेंटेन करने के लिए एक ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है एंड ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। एंड ये लगता है लगभग 0.1% आपकी टोटल कैपिटल पे लगता है। दोनों तरफ लगता है, जब आप स्टॉक्स को बाय करते हो तब, एंड आप जब सेल करते हो तब। बाय करते हो तब भी 0.1% लगता है एंड सेल करते हो जब भी 0.1% लगता है। ये लगभग 0.2% का हमारे पास ये टोटल ट्रांजैक्शन टैक्स निकल के आ जाता है। उसके बाद टोटल ट्रांजैक्शन टैक्स आपकी पूरी अमाउंट पे लगता है, इंक्लूडिंग योर ट्रेडिंग कैपिटल ऑल्सो। मतलब आप 100 रुपये से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये 100 रुपये पे तो पहले लगेगा। आप 100 रुपये पे बाय करने जाओगे तो 0.1% 100 रुपये का लग गया। उसके बाद आपका जो स्टॉक्स खरीदा आपने वो 110 का हो गया, लेट सपोज। तो ये पूरा 0.1% आपका पूरा 110 पे भी लगेगा और ये 100 पे भी लगेगा। ये दोनों तरफ लगता है, तब आप बाय करते हो तब भी एंड तब आप सेल करते हो तब भी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ ट्रेडिंग टैक्स, नॉट एन इनकम टैक्स। मतलब इस लाइन से कहने का मतलब ये है कि इस टैक्स को इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे आपका कोई भी स्टॉक्स खरीदोगे तो उसमें टैक्स लगेगा, ये आपका इनकम टैक्स थोड़ी ना हुआ, राइट। बट आपको इसको ITR फाइलिंग करते टाइम आप जो है इसको रिपोर्ट कर सकते हो कि हमने ऐसे ऐसे स्टॉक्स खरीदे थे एंड उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा था। आप इसको ITR के समय भी जो है इसको एग्जाम्शन कर सकते हो, इसको रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास दूसरा सबसे कॉमन एंड सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स आता है, दैट इज़ कैपिटल गेन टैक्स। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में मैं एक और बात बताता हूँ कि ये ऑटोमेटिक कट जाता है, राइट। ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है इसमें, इसीलिए इसके बारे में लोगों को है जो कम पता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कट जाता है। आपका ब्रोकर अपने स्टॉक एक्सचेंज को देने के लिए काट लेता है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स। ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कैपिटल गेन मैं आपको पहले बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी एक्स अमाउंट जो है कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। उसके बाद आपको कैपिटल का यूज़ करके आपने नई कैपिटल कमाई। लेट से प्रॉपर्टी आपने 200 रुपये में खरीदी थी, लेट से आते नहीं है 200 करोड़ मान लेते हैं, राइट। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है 220 करोड़ की हो गई, लेट सपोज।
तो उसके बाद जो ये 20 करोड़ आपने कैपिटल का यूज़ करके कमाया ना, सो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल से कैपिटल गेन हुई, सो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स हमारा कभी भी फुल कैपिटल पे नहीं लगता, राइट। जैसे आपने 200 करोड़ कहीं ना कहीं से तो लाए होगे आप, लेट से आपने इनकम करके कमाया, राइट, कोई भी बिजनेस से आए तो उस बिजनेस में आपने टैक्स दिया होगा। कैपिटल गेन टैक्स हमारा कभी भी पूरी कैपिटल पे नहीं लगता, ये सिर्फ 20 करोड़ पे जो है कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सो कैपिटल गेन टैक्स हमारे पास दो टाइप के हो जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स निकलता कैसे है, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल से हम लेके चलें, 220 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने सेल की थी और हमने खरीदी थी उसको 200 करोड़ में, तो जो डिफरेंस निकल के आया दैट इज़ 20 करोड़। सो ये 20 करोड़ पे जो है ये कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सो कैपिटल गेन टैक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें हम कोई भी स्टॉक्स प्रॉपर्टी 12 महीने से कम के टाइम के लिए रखते हैं, 1 साल से कम टाइम के लिए रखते हैं। दूसरा आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें हम कोई भी प्रॉपर्टी 1 साल से ऊपर रखते हैं, 12 महीने से ऊपर रखते हैं। सो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है लगभग हमारा 20% के आसपास, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है हमारा लगभग 12.5% के आसपास। बजट के टाइम ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो तो आप प्लीज़ एक बार गूगल कर लीजिए। 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था लगभग 10% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 15%। एंड 2025 का जो है डाटा आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज़ 20% एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन 2025 इज़ 12.5%। सो आप प्लीज़ इसको एक बार गूगल कर लीजिए। सो इस वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, किस किस टाइप के टैक्सेस हमारे पास लगते हैं स्टॉक मार्केट में। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करना। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज़ हमारा 20% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज़ हमारा 12.5%। सो जैसे मैंने बताया कैपिटल गेन टैक्स हमारा सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, सो उसके डिफरेंस पे लगता है हमारा जो है कैपिटल गेन टैक्स। सो एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को जो है अच्छे से समझते हैं। सपोज़ करो आपने 50,000 के कोई भी स्टॉक्स खरीदे, आप 7 महीने के बाद वो स्टॉक 70,000 के हो गए, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 के आसपास। सो आपका 20,000 पे जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने इसको 7 महीने के अंदर बेच दिया, 1 साल नहीं होने दिया आपने, एंड इसको 7 महीने में ही बेच दिया। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो सिर्फ 20,000 पे, ना कि आपके 70,000 पे, क्योंकि 70,000 किस से बनाया आपने 50,000 से बनाया एंड 50,000 पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो। सो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा यहाँ पे, ये हमारा सिर्फ 20,000 पे लगेगा, और वो लगभग होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20,000 पे लगभग 4,000 के आसपास जो है लगेगा, और रिमेनिंग 16,000 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आएगा आफ्टर द टैक्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं होता, जैसे हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डिडक्ट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारा कभी भी ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं था, इसको हम खुद जाके आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे इसको हम एग्जामिन करेंगे, इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तब हम इसको जो है अपने फेवर में और अपने अगेंस्ट में जो है यूज़ कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। उसी के बाद एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का एग्जांपल लेंगे, जो कि हमारे पास 12.5% लगता है। आपने कोई भी शेयर खरीदा, कोई भी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स खरीदे, एंड उसको आपने उसको 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किया। तो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने 50,000 का कोई भी खरीदा, 1 साल में उसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, जो आपका यहाँ पे टैक्स लगेगा वो 12.5% लगना तो चाहिए, बट आप इस केस में आईटीआर फाइल करोगे तब आपका 0% टैक्स लगेगा। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हम देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम देश में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देश की जीडीपी में ग्रोथ मिलेगी आपके उस इन्वेस्टमेंट की वजह से। सो सरकार आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जेम्पशन देगी कि अगर आपका जो टोटल प्रॉफिट है, आपने 1 साल से उसको होल्ड करके रख रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, सो आपका टोटल प्रॉफिट लगभग 1,25,000 से कम है। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 1,25,000 से कम है तो आपका उस केस में 0 टैक्स लगेगा। सो इस केस में हमारा जो प्रॉफिट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के एग्जाम्पल में, वो तो 20,000 ही था, राइट।
तो हमारा 1.5 लाख तो था ही नहीं, 1,25,000 तो था ही नहीं। एंड अगर 1,25,000 नहीं था तो साल के एंड में जब हम ITR फाइल करेंगे तो हमारा इस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वजह से। सो इसको आप थोड़ा सा अगेन गूगल कीजिएगा। ये 2025 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। एंड जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो एग्जेम्पशन थी ये 2024 में ये 1 लाख की थी बस, और अब जो है 2025 में 1,25,000 हो गई। सो ये हर साल बढ़ते घटते रहते हैं। सो आप अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार गूगल कर लीजिएगा। एंड ये हमेशा बजट पे ही चेंज होते हैं। सो अगर आप इसको 2026 में फरवरी मार्च में देख रहे हैं तो अभी तक तो इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, बजट के बाद ही जो है इसमें चेंज आता है। सो आप बजट के बाद जो है एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स हमारा जो है 2020 से पहले नहीं लगता था, 2020 से पहले नहीं लगता था, बट डिविडेंड टैक्स 1 अप्रैल 2020 के बाद लगना स्टार्ट हो गया है। और ये भी हमारी इनकम में ही ऐड हो जाता है जो डिविडेंड हमें मिलता है। डिविडेंड क्या होता है पहले मैं वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी XYZ कंपनी की 1000 शेयर है, ठीक है। अब 1000 शेयर हर कंपनी जब जब प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ परसेंट उस प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को जो है प्रॉफिट देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आप और इसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हैं, बट द मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि कंपनियां जब प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ परसेंट प्रॉफिट का इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती है। और ये डिविडेंड जो है टैक्सेबल होने लग गया है 2020 1 अप्रैल के बाद। और ये डिविडेंड वेरी कर सकता है 0.1% से कितना भी जा सकता है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई कंपनी की मोनोपोली है मार्केट में, मोनोपोली इन द सेंस बस वो ही एक कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी मान लो जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकती है और बेच सकती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मोनोपोली। अब जिस कंपनी की मोनोपोली होगी उसका प्रॉफिट उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा होगा। एंड सो उस जिस कंपनी की मोनोपोली होगी उसका डिविडेंड परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होगा, लगभग 8 से 10% के आसपास, राइट। जो जो जिन कंपनी का डिविडेंड ज़्यादा होता है वो मोस्टली कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनीज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इंडियन रेलवेज़ एंड इंडियन कोल। सो ये दोनों कंपनीज जो है गवर्नमेंट कंपनीज है, एंड दोनों का डिविडेंड लगभग 8 से 10% के आसपास है सालाना। तो सालाना डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है? लगभग आपने 1 लाख जैसे मान लो किसी भी इंडियन रेलवे के स्टॉक्स में डाल दिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपने 1 लाख रुपए इंडियन रेलवे के स्टॉक्स में डाल दिए, एंड सो उसका डिविडेंड यील्ड लगभग 8% है, हम एग्जांपल के लिए मान सकते हैं। एंड लगभग इतना ही मिलेगा, 8 से 10%। सो लगभग आपका 1 लाख का 8,000 रुपये तो आपका डिविडेंड जो है आएगा, ये तो फिक्स है। प्लस जो कंपनी का शेयर बढ़ेगा ना उसकी अलग अमाउंट जो है आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा होगा, उसका अलग आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा होगा। सो ये एक और फ़ायदा होता है कि हमें स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। एंड डिविडेंड यील्ड उन कंपनी का बढ़िया होता है जिन कंपनी की मार्केट में मोनोपोली होती है। सो डिविडेंड अगर आपका 5,000 से ऊपर आता है साल का तो वो टैक्सेबल होता है, उसमें आपको 10% का TDS देना होता है। 5,000 से ऊपर डिविडेंड आता है तो उसमें आपको 10% का TDS देना होता है। अगर आप उसमें अपना पैन कार्ड लगा देते हैं कंपनी को अपना पैन कार्ड की डिटेल्स देते हैं तो 10% लगता है। अदरवाइज़ आप पैन कार्ड अगर किसी कारणवश से नहीं दे पाते हैं तो ये TDS आपका 20% के आसपास भी पहुंच जाता है। एंड ये तभी लगेगा जब आपका डिविडेंड साल का 5,000 से ऊपर होगा। बट आप किसी मोनोपोली कंपनी में पैसा लगाओगे तो ये डिविडेंड आराम से 5 से 10,000 से ऊपर जा सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्स जो कि हमारा 2020 के बाद जो है लगना स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ डिविडेंड टैक्स। अब
हमारे पास तीसरे नंबर का जो टैक्स आता है दैट इज़ बिजनेस टैक्स। आपके किसी भी बिजनेस पे कोई भी टैक्स लगेगा। एंड ट्रेडिंग को भी हम एज ए बिजनेस लेते हैं, बट किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेडिंग को, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, एफएनओ ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड हैवी फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो वो पर्टिकुलर ये फॉर्म फैक्टर्स जो है बिजनेस में इंक्लूड होते हैं एंड इन पे भी टैक्स लगता है 100%। इन पे भी जो है आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, जो है अपना टैक्स सबमिट करना पड़ता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वो होती है जैसे मान लो आप एक ही मिनट में आपने 10 करोड़ के शेयर्स खरीदे एंड एक ही मिनट में, मतलब आफ्टर सम मिनट्स लाइक स्कैल्पिंग आपने कुछ 5 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में आपने वो 10 करोड़ के सारे शेयर्स बेच दिए। सो दैट इज़ कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड ये आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इस केस में भी जो है आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है और ये भी बिजनेस इनकम में इंक्लूड होता है। एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी बिजनेस इनकम में इंक्लूड होता है। एंड इंट्राडे इज़ लाइक एक दिन में आज आपने बाय किया और आज ही आपने सेल कर दिया एंड दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। आई एम श्योर आपको इन सब के बारे में पता ही होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। हमारे पास कितने टाइप की आईटीआर होती है इसके बारे में थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया हमारे स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के टैक्स होते हैं एंड बस इतने ही टैक्स होते हैं जितना मैंने आपको बताया। इसके बाद जितना भी खेल होता है वो आईटीआर का होता है, आईटीआर फाइल करते टाइम होता है। उसके बाद देखते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, जो इसकी फुल फॉर्म है, ये कितने टाइप का होता है एंड ये एक्चुअली होता क्या है। आईटीआर बोले तो इनकम, उसके ऊपर टैक्स। जैसे जो भी आपको इनकम आ रही है, आप किसी भी नेशन में रहते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मोस्टली इंडिया के हो, इंडियन सिटीज़न हो। सो अगर आप इंडिया में रह के जो है इनकम जनरेट कर रहे हो वाया सैलरी, वाया बिजनेस, वाया ट्रेडिंग, कोई भी वे हो सकता है। सो उस पर आपको जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा एंड आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई मैं ये बिज़नेस करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और मैं सैलरीड भी हूँ और मेरी पेंशन भी आती है। सो इन टोटल का मिला के मेरा 15 लाख से जो है ऊपर बैठ रहा है। तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर 15 लाख से ऊपर बैठ रहा है, 20 लाख बैठ रहा है, तो आपको 20 लाख पे जो है टैक्स भरना पड़ेगा। हमें जो है कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा एंड दैट इज़ कॉल्ड ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। सो हमारे पास आईटीआर इंडिया में 3 टाइप के होते हैं, ITR 1, ITR 2 एंड ITR 3। मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ट्रेडर्स को कौन सा ITR भरना चाहिए एंड ITR 1 में क्या डिफरेंस होता है, ITR 2 में क्या डिफरेंस होता है, ITR 3 में क्या डिफरेंस होता है। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और किसी दूसरों दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो आप। सो ITR 1, जिसका दूसरा नाम है सहज, वो आप तब भरते हो जब आप इंडिया की रेजिडेंशियल होते हो, मतलब आप इंडिया में रहते हो तब आप ITR 1 भर सकते हो। सो ITR 1 आप तब भर सकते हो जब आप इंडिया के रेजिडेंशियल हो, मतलब आप इंडिया में ही रहते हो, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम होती हो, टोटल इनकम वो भी 1 साल की 50 लाख से कम होती हो, आप सैलरीड पर्सन हो और आपकी पेंशन आती हो, राइट। आपकी कोई भी रेंटल इनकम हो तब भी आप ITR जो है 1 भर सकते हो एंड आपकी बैंक में FD हो, बैंक में इन्वेस्टमेंट हो कोई भी किसी भी प्रकार की, एंड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो और वो भी 1.5 लाख से कम, मतलब 1,25,000 से कम अगर आपका आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, तब ही जो है आप जो है ITR 1 भर सकते हो। और एग्रीकल्चर इनकम आपकी लगभग 5,000 या 5,000 से कम आती है तब ही आप ITR 1 भर सकते हो। अदरवाइज आपकी एग्रीकल्चर इनकम लेट से 5,000 से ज़्यादा है, राइट, 5,000 से आपकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है तो आपको ITR 1 नहीं भरना है।
आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपका जो एग्जेम्पशन लेना पड़ता है वो 1,25,000 से ऊपर है, राइट, ऊपर है, तो भी आपको ITR 1 नहीं भरना है, ITR 2 आप भरेंगे। एंड उसमें ITR 2 भरते समय आप जो है अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड ITR 1 में आप जो है अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉस कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, जैसे मान लो 2024 में आपने किसी भी स्टॉक में पैसा डाला और वो लॉस हो गया, तो 2025 में आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप बता सकते हो कि भाई 2024 में मेरा लॉस हो गया था, अब 2024 में मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ये जितना मान ले यहाँ पे 5 लाख का लॉस हुआ था, तो यहाँ पे 7 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो ये जो 5 लाख जो इसके है ना, ये जो टैक्स लगेगा यहाँ पे वो सिर्फ 2 लाख पे लगेगा। सो इसको कहते हैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड ले जाना। सो ये जो लॉस कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं ये सिर्फ ITR 2 में ही हो सकता है, 1 में नहीं हो सकता, इसका भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास ITR 2। ITR 2 कौन भर सकता है? ITR 2 कौन भर सकता है? जिसका कैपिटल गेन आए, स्पेशली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 1.5 लाख से या 1,25,000 से ऊपर आए, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, इक्विटी में हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। उसके बाद मल्टीपल रेंटल इनकम्स हो, लाइक उसके पास फ्लैट भी हो, किराए के कमरे भी हो, रूम्स हो, एंड फार्म हाउस भी हो जिससे किराया आता हो, सो मल्टीपल रेंटल इनकम्स हो, उसको ITR 2 भरना है। उसके बाद फॉरेन एसेट्स हो, उनकी कोई भी इनकम जो है उसके आती हो, या फिर वो किसी भी कंपनी में जो है इन्वेस्टर हो। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर तभी होगा जब उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी या फिर शेयर होंगे किसी भी कंपनी के, या फिर वो NRI हो, यानी नॉट रेजिडेंशियल इंडियन, मतलब इंडिया का ना हो, इंडिया में ना रहता हो, कहीं और का हो, और कहीं और से जो है इंडिया में बिजनेस कर रहा हो, तो उसको ITR 2 भरना मैंडेटरी है, राइट। इसमें आप अगर आपकी FNO ट्रेडिंग आती हो या इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो या कोई भी बिजनेस हो, तो आप ITR 2 नहीं भर सकते, नो नेवर। अगर आपका इन तीनों में से कोई भी है तो आप ITR 2 नहीं भर सकते, उस केस में आपको ITR 3 भरना होगा। सो अभी डिस्कस करते हैं कि ITR 3 क्या होता है। सो ITR 3 इनकम टैक्स रिटर्न 3, राइट। ITR 3 कौन कौन भर सकता है? जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता हो, जो FNO ट्रेडिंग करता हो, जो डे ट्रेडिंग करता हो, जिसका कोई बिजनेस चले या फिर फॉरेन बिजनेस इनकम उसके पास आती हो, इंक्लूड मतलब ITR 3 में आपका सब कुछ इंक्लूड होगा जो ITR 1 में इंक्लूड नहीं था, ITR 2 में इंक्लूड नहीं था, वो सब कुछ जो है ITR 3 में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। सो अब देख लेते हैं प्रोसेस क्या होता है एक ITR भरने का ऑनलाइन, राइट, विदाउट CA चार्टेड अकाउंटेंट। सो सबसे पहले जो है आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है incometax.gov.in। इस पे जाके आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है अपने पैन कार्ड से। उसके बाद आपको ITR वाले सेक्शन पे जाना है कि भाई मेरे को ITR भरनी है। उसके बाद आपको असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, 2025-26 की भरनी है, 24-25 की भरनी है, लाइक दिस। सो आप इतना तो समझ ही जाओगे उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, आपका कोई भी CA होगा, राइट, तो उससे आपने कोई भी एक्सेल सीट या फिर फाइल बनवाई होगी, तो उस फाइल को एज इट इज़ आप अपलोड कर दो। उसके बाद आप जो है अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, या फिर ऑनलाइन आप जो है खुद अपना ITR सेलेक्ट करेंगे कि ITR 1 भरेंगे आप, या ITR 2 भरेंगे, ITR 3 भरेंगे। इन सब को जो है देख के कि आप कौन से ITR सेशन में आते हैं, 1, 2 या 3। सो उसको देखने के बाद जो है आप अपना ITR भरेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल भरेंगे, राइट।
फिर इनकम डिटेल्स भरेंगे, डिटेल में आप जो है इनकम डिटेल्स भरेंगे, देन सबमिट करके वेरीफाई करके एंड आपका जो है ITR सबमिट हो जाएगा। अगर आपका कुछ गवर्नमेंट का आपकी तरफ से निकलता होगा पैसा तो आपको वहीं पे जो है सेटल करना पड़ेगा, या आपका जो है लॉस कैरी फॉरवर्ड करना होगा तो आप जो है वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मेरे को लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। नेचुरली जब आप ये काम करेंगे तो आप अपने OTP, पैन, आधार कार्ड की डिटेल्स जो है किसी को भी शेयर ना करें, आइदर ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के अलावा। सो ITR 1 की जो फ़ीस है वो लगभग 299 से 1000 रुपये तक जाती है। ITR 2 की और ITR 3 की फ़ीस है वो लगभग 700 से लेकर 2000 तक जाती है। ये जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप एक ट्रेडर हो जिसकी कैपिटल 50,000 से कम है, राइट, जिसकी कैपिटल 50,000 से कम है और वो मेनली इक्विटी म्यूचुअल फंड में या लॉन्ग टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, तो क्या उसको ITR पर भरने की ज़रूरत है? नहीं। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 5,000 है, 10,000 है, तो आपको ITR फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ITR की फ़ीस ही उतनी लग जाएगी जितना तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है। आपकी कोई सैलरी आती है, नहीं आती है, कोई भी बिजनेस नहीं है, नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, नहीं है, तो आपको कोई ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी ट्रेडिंग इनकम 50,000 से कम है तो। जैसे हम मान लेते हैं अगर आपके 50,000 इनकम है तो 50,000 का 70,000 होगा, 70 का कभी लॉस होगा तो 40 होगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो इस केस में आपको कभी भी जो है ITR फाइल नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर आपकी कैपिटल 50,000 से ज़्यादा होती है और आपकी सैलरी भी आती है, बिजनेस भी है, पेंशन भी आती है और आपका लगभग 10 लाख से 15 लाख के ऊपर का जो है साल का जो है इनकम बन रहा है, तो आपको 100% ITR फाइल करना है अकॉर्डिंग कि वो देख के कि आपको ITR 1 भरना है या 2 भरना है या ITR नंबर 3 भरना है। सो इस टैक्स स्लैब को देख के अकॉर्डिंग आपको जो है ITR फाइल करना है, राइट। सो ITR भरते समय क्या जो है CA की ज़रूरत होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं, तो किस CA की रिक्वायरमेंट एज सच आपको नहीं पड़ने वाली है। थोड़ा बहुत गूगल कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना। वहीं अगर आपकी इनकम जो है मतलब बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है 1 लाख यहाँ से आए, 50,000 यहाँ से आए, ठीक है, 1 लाख फिर यहाँ से आए, ठीक है, तो उस केस में तो आपको जो है बिल्कुल CA की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको पता ही नहीं कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उस केस में जो है आपको एक CA की जो है हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि CA इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। एंड CA की कॉस्ट डिपेंड करती है कि CA कितना बड़ा है, CA की पोस्ट क्या है, फ्रेशर CA है या वर्किंग CA है। सो इन सब से जो है CA की जो है कॉस्ट मैटर करती है। सो इस वीडियो में मैंने आपको डीप डाइव नॉलेज देने की कोशिश की है कि हमारा ITRs क्या होती है, कितने टाइप की ITR होती है, कैसे उन ITR को फाइल करा जाता है, एंड स्टॉक मार्केट में जो है कितने टाइप के हमारे पास टैक्स लगते हैं। सो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।